मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, मैं दिल्ली में हूं और महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करूंगा। अब आप लोग कई लोग कह सकते हो कि मैं दिल्ली से महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं दिल्ली से महाराष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र या प्रदेशों की आधी राजनीति इस समय दिल्ली में हो रही है। टिकटों का बंटवारा है, उठा पटक है, लोगों की ज्वाइनिंग है, बहुत सारी गतिविधियां यहाँ हो रही हैं। हाँ, मैं दिल्ली से बात ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के पत्रकारों से बात कर रहा हूँ। वे पत्रकार जो दिल्ली में वर्षों से रह करके महाराष्ट्र को कवर करते हैं, राष्ट्रीय गतिविधियों को भी कवर करते हैं, लेकिन केंद्र में महाराष्ट्र ही रहता है। तो ये सारे पत्रकार हमारे मित्र हैं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं भी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि का हूँ। बीच में 5 साल के लिए सूचना आयुक्त बना था, पुनः अपनी दुनिया में लौट आया हूँ। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कुल 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं और महाराष्ट्र से उम्मीदें भी बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी और जो दूसरा गठबंधन है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, दोनों को भी। तो 2 गठबंधन हैं वहाँ पे। एक का नाम है MBA यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जिसमें टूटी हुई शिवसेना है, टूटी हुई NCP है और छिन्न भिन्न कांग्रेस है। मैं अभी बताऊंगा कि टूटा हुआ मैं क्यों बता रहा हूँ। दूसरी तरफ NDA है जिसमें BJP है जो बहुत मजबूत स्थिति में है। शिवसेना का शिंदे गुट है जो असली शिवसेना कहा जाता है और चुनाव आयोग ने उसको मान्यता भी दे दी है। और NCP अजित पवार का, उसको भी चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। सत्तारूढ़ दल इस समय NDA है और विपक्ष में MBA है। जब टूटी हुई शिवसेना मैं कह रहा हूँ तो उद्धव ठाकरे से जो गुट अलग हुआ है वो 2/3 विधायकों और करीब करीब 2/3 सांसदों के साथ अलग हुआ है। शिंदे इस समय मुख्यमंत्री हैं। शरद पवार की टूटी हुई जब NCP कहता हूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 2/3 विधायक इधर हैं और इसी को चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। और जब छिन्न भिन्न में कांग्रेस कह रहा हूं तो उसके सबसे बड़े नेता अशोक चौहान इस समय BJP में आ गए हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। तो एक तरफ MBA है, दूसरी तरफ NDA है। अब मैं अपने पत्रकार साथियों और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि मैं सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सीटों का बंटवारा, टिकटों का वितरण, ये सब जो है संक्रमण काल से चल रहा है। किसी को टिकट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, टिकट बदला जाएगा। ये प्रक्रिया 2-4 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह तक चलती रहेगी, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं केवल चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति पर, वहाँ के समीकरणों पर करूँगा। चूँकि हमारे पास साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सब 2-2, 3-3 दशक से हैं और महाराष्ट्र के पूरे एक सीट का समीकरण ये यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं इन्हीं चारों पत्रकार साथियों से मैं बात करूँगा। मैं शुरुआत करूँगा श्यामकांत जी से, जो तरुण भारत के यहाँ पर ब्यूरो चीफ हैं और करीब 3 दशक से पत्रकारिता में हैं। तो श्यामकांत जी बताइए, क्या रहेगी स्थिति वहाँ पर? टिकटों के बंटवारों पर हम लोग बात न करें, हम NDA और MBA की संभावनाओं पर बात करें। क्या रहेगा अभी का जो महाराष्ट्र का जो पिक्चर है, फाइट बीजेपी के जो नेतृत्व में ये NDA है और दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी, जो उनकी जो महाविकास आघाड़ी है, ऐसी फाइट होने वाली है महाराष्ट्र में। इसमें अब तक तो जो लगता है, जो महसूस होता है कि NDA का जो पोजीशन है वह बहुत काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी के NDA के पास जो नेता है उनका एकनाथ शिंदे जो उनके CM है अभी फिलहाल महाराष्ट्र के, 2 डिप्टी CM है महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी जो BJP से है, अजित पवार जो NCP से है। तो बीजेपी की जो काफ़ी जो रूटें हैं वो बहुत मजबूत वहाँ BJP महाराष्ट्र में दिखाई देता है। तो फाइट तो वहाँ होने वाली है, लेकिन जीतने की जो संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा
वो एनडीए को बहुत ज़्यादा लगती है संभावना बीजेपी वहाँ जीतेंगी। भाई साहब आप बताइए, 48 सीटें हैं, पिछली बार जो है एनडीए को संभवतः 41 सीटें मिली थी और तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे, यानी शिवसेना एकमुश्त बिना टूटी हुई शिवसेना थी और बीजेपी थी, जिसमें जो है 25 सीटें संभवतः बीजेपी लड़ी थी और 23 जीती थी और 23 सीटें शायद शिवसेना लड़ी थी और 18 जीती थी। अब शिवसेना टूटकर उस तरफ गई है और बीजेपी की तरफ उधर के दो हिस्से आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 48 सीटों में एनडीए को क्या मिल सकता है? एक अंदाज़ा हम लोगों का है, वो तो चुनाव परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। जैसे श्यामकांत जी ने कहा कि एनडीए के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं सुनील चौके हूँ, लोकमत मीडिया समूह का एसोसिएट एडिटर। हाँ, और पिछले 2 दशकों से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ सुनील जी बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 और 2019 में जो जीत हासिल की थी एनडीए ने, उसमें 41 सीटें लगातार वो जीते थे और उसके साथ में एक बार राजू शेट्टी और दूसरी बार नवनीत राणा, ऐसी 42 सीटें उनके पाले में आई थी 48 में से। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि हालात बहुत मुश्किल है एनडीए के लिए। हालांकि उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने पाले में लाया है और जो शिवसेना के साथ में उनका टूट हुई थी, गठबंधन टूटा था, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने ये 2 नेताओं को लाया, साथ में अशोक चौहान को भी लाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 7.5 साल की राज्य में एंटी इनकम्बेंसी, उसका कुछ असर होने जा रहा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 10 साल में छिन्न भिन्न हुई, यानी जिस स्तर पर पहुंच गई है, उसका भी कुछ असर दिखने वाला है। और इन सारी परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि सारा दारोमदार एनडीए का भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा जीत के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे, हालांकि उन्होंने शिवसेना से तोड़कर उनको लाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, शिवसेना का सिंबल और पार्टी का नाम भी उनके साथ में जुड़ गया है, उसके बावजूद एकनाथ शिंदे के जो 13 सांसद है, उनको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो शरद पवार की पार्टी को तोड़कर उन्होंने अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया है, उसमें भी बहुत एक तरह की हैसियत दिख रही है अजीत पवार की कि उनको 4 सीट पर ही लड़ना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 48 सीटों में सबसे बड़ा भाई जो है भारतीय जनता पार्टी को उसकी भूमिका निभानी पड़ेगी। और ये जो 2 बैगेजेस है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उनका भी भार उनको वहन करना पड़ेगा। माने नरेंद्र मोदी के ऊपर मुझे लगता है सारा दारोमदार होगा फिर। नरेंद्र मोदी और वहाँ पर कैप्टन तो नरेंद्र मोदी है एनडीए के, लेकिन वहाँ पे वाइस कैप्टन जो है देवेंद्र फडणवीस। सर आप एक बार परिचय दे दें, फिर चर्चा हम शुरू करते हैं। मैं महेश सरलेशकर हूँ, लोकसत्ता से स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट दिल्ली का। जी बताइए, अभी हमारे 2 साथियों ने जो चर्चा की है, उस चर्चा में आप क्या जोड़ेंगे? मैं ये जोड़ रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी जो है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जो है, उनको उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई दे रहा है कि उनके पास लोगों की सहानुभूति है। शायद लोगों की सहानुभूति है उनके पास। पार्टी टूट गई, दोनों की पार्टी टूट गई, शिंदे गुट अलग हो गए, अजीत पवार अलग हो गए, लेकिन बारामती जो है वो शरद पवार जी की जो कन्या है वो बारामती में लड़ रही है, सुप्रिया सुळे जी। और वहाँ के आप गणित देखें तो वो अजीत पवार की जो पत्नी है वो वहाँ पे लड़ रही है, तो एक ईगो फैक्टर भी हो गया। सास ननद। हाँ, तो एक ईगो फैक्टर भी हो गए। यहाँ तय होगा कि कौन सी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में यही स्थिति रहेगी। तो हालांकि शरद पवार जी अब निकलेंगे बाहर, उद्धव ठाकरे जी बाहर निकलेंगे, लोगों से अभी भी बात कर सहानुभूति वोट, यस, ये कितना वोट कन्वर्ट कर सकते हैं, सहानुभूति वोटों में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर महाविकास आघाड़ी का जो है दारोमदार रहेगा। और उल्टा महायुति जो है, शिंदे और अजीत पवार भाजपा का होगा, वो पूरी की पूरी जो है मोदी के ऊपर है। और जितना मोदी इन्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र में, उतना महायुति को वोट, मतलब उनको मेहनत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ।
ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि एकनाथ शिंदे सीएम और डिप्टी सीएम अजित पवार जो है उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम टूट के आए हैं, बीजेपी ने उनको ले लिया है तो वो पॉजिटिवली है और हम दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। ये लोकसभा के इलेक्शन में उनको प्रूव करना उनको सिद्ध करना पड़ेगा अपनी प्रासंगिकता, राजनीतिक प्रासंगिकता सिद्ध करनी। ये 2 पॉइंट्स। सर आप जैसे अजीत पवार की बात हुई, थोड़ा परिचय पहले दे दीजिएगा। मैं सुरेश भूसारी, यहाँ पे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हूँ सकाल न्यूज़पेपर का। सकाल। सर ये जैसे अजीत पवार की बात हो रही है तो ये जो परसेप्शन महाराष्ट्र से निकलकर बाहर आया है उत्तर प्रदेश पे, दिल्ली में, वो ये है कि संगठन में जहाँ तक पहुँच गए थे सर अजीत पवार, संगठन की इधर के 10 सालों में जो रचना संरचना थी एक प्रकार से वो अजीत पवार की हुई थी। तो क्या अजीत पवार के अलग होने के बाद संगठन पर शरद पवार की वो पकड़ रह गई है जो पहले थी? जैसे कि अजीत पवार ने, मैं ये कहूँगा कि दुस्साहस ही है, साहस कहें दुस्साहस कहें जो भी कहें, वो अपनी पत्नी को बारामती से लड़ा रहे हैं। अभी जब ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे तो उसमें ऐसा जो रिजल्ट हम लोगों के सामने आया वो आया कि ग्राम पंचायतों में अजीत पवार को ठीक ठाक सफलता मिली, इवन बारामती में भी। तो थोड़ा सा आप बारामती पर केंद्रित करके बात करें ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि आखिर बारामती की स्थिति क्या है। क्या अजीत पवार ने जो फैसला किया है अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए, क्या उसमें कुछ दम है, जीतने का कुछ मादा है अजीत पवार के लिए? हाँ, तो बारामती ऐसा जो एक महाराष्ट्र, क्योंकि वहीं से विधायक भी हैं, उसकी एक विधानसभा सीट भी है, और बारामती पर पिछले 50 सालों से या 60 सालों से पवार फैमिली का एक दबदबा रहा है। जहाँ पे शरद पवार जो बोलेंगे वही बारामती में होता है। क्योंकि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बावजूद भी शरद पवार वहां पे चुन के आए थे। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार का बारामती पर कितना पकड़ है या मजबूत उनकी जड़े हो गई है। अभी पिछले जुलाई में अजित पवार अपने चाचा से रिबेल करके बीजेपी के साथ गए हैं। इसका असर बारामती पे होगा, यानी जो शरद पवार का जो एक इंटैक्ट पावर था उसमें कहीं ना कहीं डेंट तो लगेगा ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनेत्रा पवार शरद पवार के पर या अजित पवार शरद पवार के ऊपर हावी होंगे बारामती में एटलीस्ट। हाँ, बारामती में एटलीस्ट मुझे ना लगता है। बाकी मराठवाड़ा में क्या स्थिति रहेगी? मराठवाड़ा में जो कुछ अजित पवार का क्या है कि उनको पश्चिम महाराष्ट्र के बाहर ऐसा कोई ज्यादा फॉलोइंग नहीं है। अच्छा। जो शरद पवार को पूरे पैन महाराष्ट्र में फॉलोइंग है, वैसा अजित पवार का नहीं है। जैसा एकनाथ शिंदे का भी है, ठाणे और कल्याण के बाहर उनको ज्यादा फॉलोइंग नहीं है। इसलिए बीजेपी उनको जितने सिटिंग एमपी है उतने भी सीट नहीं दे रही है। अच्छा, एक सवाल सर आपसे हमारा रहेगा कि लोकल स्तर पर, माने क्षेत्रीय स्तर पर 3 बड़े नेता मानकर चले हम, एक देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में, एक अजीत पवार और उधर शिंदे, ये 3 इस साइड में हो गए। उस साइड में एक तो प्रदेश अध्यक्ष जो नाना पटोले एक तो हो गए, उधर उद्धव ठाकरे हो गए, और इधर शरद पवार को तो खैर हम क्षेत्रीय नेता नहीं मानेंगे। तो ये बताइए, इसमें इन सब में देवेंद्र फडणवीस की क्या स्थिति है, कितनी फॉलोइंग है, कितना उनकी अपील है लोगों के बीच? देवेंद्र फडणवीस जो है वो की है बीजेपी प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश में बीजेपी ने की है कि वही की का मतलब नेता, असल नेता वही है। असल नेता वही है। हाँ। आप कल जो कैंडिडेट चुने गए हैं उसमें से आप देखोगे तो उनको विरोध करने वाले जो भी है वो अब आ रहे हैं, पंकजा मुंडे या सुधीर मुनगंटीवार, ये दिल्ली में आ रहे हैं, जीत के आएंगे तो यहीं आ रहे हैं। हाँ। तो खुले आम उनको तवज्जो दी गई है कि भाई आप जो है हैंडल करो।
और उनकी बीजेपी पार्टी पे भी पकड़ है, महाराष्ट्र पे भी पकड़ है, उनका स्टडी है पूरे राजकीय समीकरण, जातीय समीकरण, वो जो है वो पूरे के पूरे उनके ध्यान में है। और ये एक शरद पवार के बाद आप कह सकते हैं बीजेपी में जो बंदा महाराष्ट्र बीजेपी में जो बंदा सटीक तरीके से राजनीति करने वाला जो होता है वो ये अपना देवेंद्र फडणवीस है। तो अच्छा जागीरदार जी ये बताइए, ये जो गडकरी की क्या स्थिति? जैसे गडकरी को पहले कहा गया कि टिकट, हालांकि वो कयासबाजी केवल था, तो महाराष्ट्र बीजेपी में, ओवरऑल बीजेपी में गडकरी क्या स्थिति रहेगी? गडकरी तो मान लीजिए जीत ही जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी गडकरी की क्या सेय है? गडकरी महाराष्ट्र बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक है कि वो एक 10 साल से 2014 से नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अब केंद्र में 2 बार वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनका महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो थोड़ा ये था, यानी वहाँ का काम बोलो या थोड़ा सा प्रभाव, वो थोड़ा ये, उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से अलग किया है और उन्होंने अपना पूरा जो फोकस है नेशनल पॉलिटिक्स पर ही ये किया है, कामकाज पे ज्यादा फोकस, ज्यादा कामकाज किया है। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में डे टू डे जो भी कोई एक्टिविटी होती है या जो भी कोई डिसीजन मेकिंग है, उसमें उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कि उन्होंने वो जानबूझ के, सोच समझ के वो अपने लिए तय किया है कि अब फोकस अपना नेशनल पे ही करना है, महाराष्ट्र पे थोड़ा कम ये करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महाराष्ट्र के तरफ निगलेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जो जो करना चाहिए उतना उन्होंने पूरा किया है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में महाराष्ट्र को उन्होंने दिए हैं। महाराष्ट्र के लिए, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए बजट भी उन्होंने बहुत, या बोलते हैं जैसे अपने खुले हाथ से बजट रिलीज किया है महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र तो उनका घर है, महाराष्ट्र उनका आंगन है, महाराष्ट्र के बारे में उनको एक प्रेम प्यार भी है, अफेक्शन भी है। लेकिन वो स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, कम दखल देते हैं। अच्छा सर, ये एक महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण का चल रहा है, तो सुनील जी आप बताइए इसका कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा मराठा आरक्षण का? देखिए ये जो क्योंकि मराठा आरक्षण जो है ये चाहे एमबीए हो और चाहे एनडीए हो, दोनों के लिए ये एक प्रकार से सिरदर्द है। क्योंकि दोनों जो है, मेरी जो जानकारी है, बाहर रह करके महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, ये दोनों में किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा दोनों की राजनीतिक संभावना पर? पिछले 10 साल से जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और उसमें मराठा वोटर्स का काफी बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार जो मनोज जरांगे का आंदोलन रहा और उस आरक्षण का आंदोलन रहा, उसके वजह से, और वो एक तरह से भ्रांति बनी हुई है, आरक्षण सही ढंग से मिलेगा कि नहीं, कोर्ट में टिकेगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार वो उसका ये हो चुका है, मोहभंग हो चुका है। तो उसके बाद में अब ऐसी स्थिति आई है कि मराठा को ओबीसी में आरक्षण चाहिए, तो उसकी वजह से ओबीसी और मराठा आमने सामने आ गए हैं। ऐसी स्थिति में मराठा जो है उनका मोहभंग होने की संभावना हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। एमबीए भी बहुत स्पष्ट नहीं इस पर बोल रहा है। एमबीए स्पष्ट नहीं, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट उनको फायदा हो सकता है को मराठा वोटर्स का, क्योंकि अगर वो जो है महायुति को, जो नेता है मराठा नेता शरद पवार है, और वो शरद पवार विपक्ष में है आज की तारीख में, और दूसरी ओर अजित पवार या एकनाथ शिंदे जो मराठा नेता है सत्ता में, वो ज्यादा कुछ इसमें प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका फायदा, और कांग्रेस भी काफी हद तक मराठा वोटर्स पे चलती है, हालांकि वो सबसे कमजोर है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी अगर अपोजिशन को फायदा होगा तो इसके जरूर निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अच्छा, एक सवाल जो है, हम जैसे वहाँ पर जो है 6 पार्टियाँ हैं, गठबंधन 2 है, 6 पार्टियाँ हैं, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की है और शरद पवार की जो है एनसीपी है और एक कांग्रेस है।
ठीक है, एनडीए में बीजेपी है, शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार का जो है वो अपना एनसीपी है। ठीक, अगर पार्टी के रूप में देखें तो कौन सी ऐसी पार्टी है इन छहों में जिसको पार्टी के रूप में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं? पार्टी के रूप में अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा पसंदी मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा सीटें चुन के आने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है और जिस तरीके से मोदी जी का एजेंडा वहां पर चला रहे देवेंद्र फडणवीस, उनका भी एक अपना एक ऑरा है, वहां पे प्रभाव है। तो ये उसके साथ में, लेकिन ये जो दो साथी है शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं और उसका असर बीजेपी के और एनडीए के पूरे उनकी राजनीतिक संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। वो पड़ सकता है। श्यामकांत जी, इस विषय में आपका, जैसे भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट पाने की स्थिति में है और उसकी संभावनाएं जो है अधिक है, तो इस पर आप कुछ? मैं इससे सहमत हूँ। चौके जी ने जो कहा हाँ, कि इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी पार्टी है वो बीजेपी रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और बीजेपी अगर छोड़ दी तो महाराष्ट्र में दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है। हालांकि कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस छोड़ के नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है या शिवसेना है, ये दोनों की नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जितना ग्रास रूट लेवल तक बीजेपी पहुंची हुई है, उतना ग्रास रूट लेवल तक जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस का नहीं है। हालांकि कांग्रेस भी बहुत पुरानी पार्टी है, एक 125 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। अशोक चौहान के निकलने के बाद कांग्रेस काफ़ी कमजोर हुई परसेप्शन के स्तर पर। एकदम बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, क्योंकि अशोक चौहान महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। उनके पिता भी शंकरराव जी चौहान है, वो भी महाराष्ट्र के सीएम थे। नेशनल लेवल में वो होम मिनिस्टर थे। तो एक चौहान फैमिली यानी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक ये था, एसेट थी। उसमें से अशोक चौहान बीजेपी में जाने से कांग्रेस को तो सेटबैक तो मिलने वाला ही है चुनाव में उसका, स्पेशली मराठवाड़ा बोलो या नांदेड़। जी जी जी। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे हमने जो है जो एनडीए के बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है और अजित पवार की एनसीपी है, इसमें बीजेपी के लिए बड़ी ठीक ठाक संभावनाएं हैं। जैसे आप हमारे दोनों साथी पत्रकारों ने कहा, मैं कहता हूँ एमबीए में जैसे शिवसेना उद्धव है, एनसीपी शरद पवार की है और वहाँ पर जो है कांग्रेस है। इन तीनों में एक पार्टी के रूप में अगर देखें तो किसकी ज़्यादा संभावना है इन तीनों में? यहाँ तो बीजेपी मान लीजिए हो गई सबसे आगे, देवेंद्र फडणवीस के कारण हो, एनसीपी मतलब नरेंद्र मोदी के कारण हो, इनके कामकाज के कारण हो, रणनीतियों के कारण हो। इन तीनों में महाविकास आघाड़ी में इन तीन पार्टियों में पर्सनली अगर कहा जाए तो किस पार्टी के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं? महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टी एक साथ इकट्ठे लड़ें तो ही उनको सक्सेस मिलेगी, यश मिलेगा। तो साथ तुम लड़ेंगे ही सर? ना। हाँ। मेरा ये कहना ये है कि सपोज कि उद्धव ठाकरे हाँ। अब कैलकुलेशन ये हो गया कि क्या मुस्लिम उद्धव ठाकरे के शिवसेना को मत देंगे? ये असल सवाल है। ये बेनिफिट करता है कि नहीं, ये सवाल है। अब मुसलमान वोट सपोज कि उद्धव ठाकरे के पास चले गए और वो उसने कांग्रेस ने उसको सपोर्ट भी किया, तो हो सकता है कि वहाँ युति के खिलाफ लड़ते हुए वो स्ट्रांग हो जाएंगे और महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जीत भी सकता है। शरद पवार का एक अलग स्ट्रांग पॉइंट है, वो महाराष्ट्र में पूरे घूम सकते हैं, उनका एक लीडरशिप है, वो उनके पास एक सहानुभूति है, एक मराठा एक बड़ा लीडर है, तो वो एक मराठा और प्लस ओबीसी प्लस वो सहानुभूति, ये सब मिला के एक कैंडिडेट के पीछे आप खड़े कर दो तो उनकी ताकत बढ़ सकती है। कांग्रेस की बात करें तो बड़ा नेता अशोक चौहान जैसा चला गया होगा, लेकिन कांग्रेस की एक पूरी अंदर से एक स्ट्रेंथ है, पुरानी पार्टी है और महाराष्ट्र में वो उन्होंने राज किया हो, तो 19% 21% तो वोट उनके तो देश में ही है, तो महाराष्ट्र में हो गए और उसका फायदा जो है विदर्भ में ज्यादा होगा। 10-11 सीटें हैं वहां पे, वहां आप ताकत लगाएं कांग्रेस की, तो हो सकता है कि इतना आसान नहीं रहेगा बीजेपी के जीतना। सर, आप
आप इस पर कुछ कहेंगे? जैसे मैं ये मानता हूं, जो परसेप्शन है कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में किसी एक को चुनना हो, मान लीजिए शिवसेना का कैंडिडेट है और बीजेपी का, तो आखिर मुसलमान जाएगा कहाँ? तीसरे के पास कहाँ जाएगा? या तो घर बैठे या शिवसेना को वोट दे। पिछले कुछ सालों से, यानी कुछ महीनों से, जब से उद्धव ठाकरे सीएम होने के बाद मुसलमान जो वोटर्स हैं वो शिवसेना की तरफ आया है। अच्छा। पहला जो 92 में मुंबई में जो राइट्स हुए थे, तब से वो मुसलमान जो वोटर्स है महाराष्ट्र का या मुंबई का, वो शिवसेना के बहुत टूट गया था। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने वो वोटर्स अपने तरफ लाया है। मुसलमान वोटर्स बड़े पूरा 100% नहीं मिलेगा, लेकिन 50% 60% नहीं, इसमें ये हो सकता है कि मुसलमान जैसे अगर इस चंक को, एमबीए को देना हो, तो जैसे एनसीपी शरद पवार है और कांग्रेस है, जिस मन से, जिस जोरदारी से इनको वोट देंगे, क्या शिवसेना को उसी जोरदारी, उसी मन से देंगे वोट? हाँ, इस बार तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट ने ये किया है कि वो महाविकास आघाड़ी के पास ही रहेगा। वो मुस्लिम और दलित वोट जो है महाराष्ट्र का, वो महाविकास आघाड़ी की तरफ ही ज्यादा से ज्यादा जाएगा। वो महायुति की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, ये जैसे श्यामकांत जी बताइए, जैसे विदर्भ भाई साहब कह रहे थे कि अगर कांग्रेस जोर लगाए तो कांग्रेस की संभावना विदर्भ में विशेष रूप से बढ़ सकती है। इसका कारण क्या है? बढ़ भी सकती है कि नहीं? विदर्भ है कांग्रेस से, कांग्रेस का पुराने जमाने से एक ये रहा, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। एक जमाना था कि विदर्भ के जो पूरे एमपी है, यानी 10 विदर्भ में ही नागपुर भी आता है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, और जहां से गडकरी जी जो है वो 2 बार चुन के आए, और शायद फडणवीस भी वहीं से विधायक हैं। हाँ, सही बात है। तो विदर्भ ये शुरू से ही कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यानी विदर्भ में लोकसभा की 11 सीटें थी शुरू में, विधानसभा की 66 थे जी। उसके बाद लोकसभा की 1 सीट कम हो गई। अभी फिलहाल लोकसभा की 10 सीटें हैं विदर्भ में। 10 किसके पास हैं इस समय? अभी तो हाँ, 9 सीटें बीजेपी के पास है। शिवसेना बीजेपी मिला के 9 सीटें हैं। अच्छा। सिर्फ एक ही चंद्रपुर का जो एमपी है पिछले बार 2019 में, बाळू धानोरकर करके, वो कांग्रेस का एक ही चुन के आया था। और सिर्फ विदर्भ से एक नहीं, पूरे महाराष्ट्र से वो अकेला एमपी था कांग्रेस का जो चुन के आया। अच्छा। यानी तो इसका मतलब माना जाए कि, मतलब अगर ये मान लिया जाए कि पूरे महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो विदर्भ में है, ये मान सकते हैं क्या? विदर्भ में है, और उसके बाद थोड़ा सा मराठवाड़ा में है। हाँ, विदर्भ, मराठवाड़ा, और फिर जो बम्बई बोलो या पश्चिम महाराष्ट्र जो कहा जाता है, उसमें कांग्रेस का थोड़ा होल्ड कम है कंपेयर विदर्भ और मराठवाड़ा। तो आप ये चर्चा बहुत जानदार रही, शानदार रही और बहुत गर्मा गर्म रही। और आप चारों साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे ये लगा कि दिल्ली में बैठकर के महाराष्ट्र के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत गहराई से और बहुत सतह पर जाकर के हम लोगों ने चर्चा की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जो है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार किसी और मुद्दे को सामने लेकर के आए हैं। जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, देखें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।